Hello dear students, in this video we are going to discuss the chapter life process. This is the third video, and in this video we are going to continue with a very important life process, that is transportation. Already in the previous videos we have completed about nutrition and respiration. Now the next important life process is our transportation. So what is life process? Life process is basically a process in living organisms which enables them to keep alive and to maintain their normal metabolism. So अपने अंदर ये लाइफ प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है. लाइफ प्रोसेस स्टॉप हुआ मतलब वी आर ऑलमोस्ट डेड. In our chapter, total 4 life process are there. The first is nutrition, already completed. Respiration, done. Today we are going to start with transportation, and the next video will be based on the excretion. Then we can complete the chapter called as life process. So let's start discussing this chapter more in detail with the topic of transportation. So basically, what is transportation? Right, transportation basically क्या होता है? See, in the last video also we have discussed that रेस्पिरेशन प्रोसेस में बेसिकली हम ऑक्सीजन को लेते हैं एंड हम अपने लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का बेसिकली लंग्स के एकदम एंड पे, आपके ब्रोंकियोल्स के एंड पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिमेंबर, ठीक है, एकदम अपने लंग्स के एंड पे क्या होता है? एल्वियोलस. क्या होता है? एल्वियोलस. एल्वियोलस इज अ बलून लाइक सैक एंड एट द बॉटम ऑफ द एल्वियोलस देयर आर सम blood vessels, and here exactly exchange of gases takes place. पूरा कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, राइट. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है. अब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, बट ठीक है, बात सही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, बट उसको पूरे बॉडी में लाइक ऑक्सीजन वहां पे मिल रहा है, लाइक एल्वियोलस के अंदर, एल्वियोलस के थ्रू अपने ब्लड वेसल्स के अंदर या अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, बट उसको थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करेगा कौन? उसको थ्रू आउट द बॉडी रेगुलेट कौन करेगा, सर्कुलेट कौन करेगा? तो वो होता है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम. सो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना या ट्रांसपोर्ट करना. बेसिकली जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है. सो दैट इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्टेशन. सो हाउ द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस टेक्स प्लेस, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यूज. बेसिकली ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस. इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंसेस टू सेल. सो सेल को जो नेसेसरी सब्सटेंस रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीजन, राइट. सो ये ऑक्सीजन को हर एक सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? अपना ब्लड. सो ब्लड इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट इट and transport metabolic waste products away from those same cells. Yes, what is metabolic waste product? Metabolic मतलब अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होता है, राइट. देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी. सो केमिकल रिएक्शंस का जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. जैसे कि हो गया अपना कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट. सो इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा. इसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कौन करेगा? अगेन आवर ब्लड. सो ब्लड का बेसिकली क्या फंक्शन है ना? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और वेस्ट को एलिमिनेट करेगा. अगेन ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और वेस्ट को एलिमिनेट करेगा, मतलब ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द सेल्स प्रोवाइड करेगा, और वहाँ पे जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद या मेटाबॉलिक वेस्ट जब प्रोड्यूस होगा उसको एलिमिनेट कौन करेगा? एलिमिनेट करने का काम भी किसका रहेगा? ब्लड करेगा. सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस. इट ट्रांसपोर्ट द नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल लाइक ऑक्सीजन, and it is also going to transport the metabolic waste away from the cell. Okay, so this is the main function of your blood, and blood is responsible for what? Transportation. So blood के वजह से transportation possible है, ठीक है. The main component of blood, अभी blood के बेसिकली अगर हम blood को थोड़ा डिटेल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे तो blood के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होता है. फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकंड इज आरबीसी. आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल. इसको हम ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऐसे भी बोल सकते हैं, या रेड ब्लड सेल्स बोला तो भी चलेगा. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेटलेट्स, एंड देन देयर इज डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स. सो नाउ व्हाट इज दिस? एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. इसको हम व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स ऐसे बोला तो भी चलेगा. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड.
राइट ये 4 कंपोनेंट्स मिलकर अपने ब्लड को बनाते हैं। अब इनका सबका अलग अलग रोल है, सब अलग अलग रोल प्ले करेंगे। कौन क्या रोल प्ले करेगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद प्लाज्मा। हम लोग अभी किससे स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मा से स्टार्ट करेंगे। आई होप सो द कंसेप्ट इज क्लियर टिल हियर। सो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ब्लड। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यूज which is going to supply the oxygen to the complete body cells, and it is also going to help in elimination of the metabolic waste like carbon dioxide away from the cell. So this is the main role of the cell. This is the main role of the blood, sorry. So blood के basically 4 components होते हैं, plasma, RBC, platelets, WBC. Let's discuss plasma in detail. So plasma क्या होता है basically? Plasma, it is a yellow color fluid. It transports food and carbon dioxide. So plasma क्या होता है, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। अब आप बोलोगे ब्लड तो रेड कलर में होता है ना, ब्लड का कलर तो रेड होता है, अब ये येलो कलर कहाँ से आया? सी इनिशियली आपका ब्लड जो होता है वो रेड कलर में होता है, बट आपके ब्लड के अंदर और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, WBCs और भी होते हैं, बट उसका कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ द HB, हीमोग्लोबिन के वजह से योर ब्लड सेल्स लुक रेड इन कलर, राइट। बट इनसाइड दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज प्लाज्मा आल्सो, ठीक है। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आपने आपका ब्लड सैंपल लिया, इफ यू कीप द ब्लड सैंपल इन द सेंट्रीफ्यूज मशीन, if you take the centrifuge machine, in the centrifuge machine what is going to happen, your blood, मतलब आपका जो ब्लड का सैंपल है that is rotated at a very high speed। वो एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसके अंदर आप जब आपका ब्लड सैंपल को रखोगे टेस्ट ट्यूब के थ्रू, उसको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है। तो उसको जब हम बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे तो आपका जो ब्लड है एग्जैक्ट आरबीसीज विल सेटल डाउन, आरबीसीज जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, एंड उसके अंदर के जो प्लाज्मा कंपोनेंट्स है वो टॉप पे आ जाएगा आफ्टर द सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस। सो सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस इज डन बाय अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, राइट, विच इज अवेलेबल एट द पैथोलॉजिकल लैब एंड ऑल। सो अभी देखो ये सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको ऊपर कुछ येलो कलर का फ्लूइड मिलेगा, दैट येलो कलर फ्लूइड इज नथिंग बट योर प्लाज्मा। आपके कंप्लीट ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है, एंड 45% आपका आरबीसीज होता है, ठीक है। 55% देयर इज प्लाज्मा, ठीक है, 55% देयर इज व्हाट, प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा होता क्या है, तब से प्लाज्मा कर रहे हैं अपन, बट ये होता क्या है प्लाज्मा? ये येलो कलर फ्लूइड आपको दिख रहा है, ये येलो, इसका काम क्या होता है, व्हाट इज दिस, इसका रोल क्या है, वो अपन डिस्कस करेंगे। सी इट इज अ येलो कलर फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, याद है आपको, फूड इन द सेंस व्हाट, अपना ग्लूकोज, अपने ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जो भी एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, NADH, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FADH, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो ऑल दिस थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड। सिर्फ बना के उसको रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा थ्रू आउट द बॉडी, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए अपने पास प्लाज्मा होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपना सेल के लेवल पे एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी के लिए मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसको एलिमिनेट करने का काम भी कौन करेगा, प्लाज्मा। सी प्लाज्मा बेसिकली क्या है, इसके अंदर 90% वाटर होता है, बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, और न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स मतलब 2%, इसके अंदर 2% आपके न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स रहेंगे, इसको रेगुलेट या इसको थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करने में भी अपना प्लाज्मा हेल्प करेगा। देन देयर इज प्रोटीन, 8% प्रोटीन्स होता है। सो प्रोटीन्स को भी रेगुलेट करने में या ट्रांसपोर्ट करने में, बेसिकली रेगुलेट करने से अच्छा ट्रांसपोर्ट, वी कैन यूज अ वर्ड ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट करने में, लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में, हु इज गोइंग टू हेल्प अस, प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा कहाँ पे होता है प्लाज्मा? अपने ब्लड के अंदर 55% होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा का कलर क्या होता है, इट इज येलो कलर फ्लूइड। आई होप। एंड प्लाज्मा को कैसे सेपरेट किया? अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे खून आती है तो रेड कलर के होते हैं, उसमें येलो कलर के तो दिखता है भाई। अरे खून आती है तो रेड कलर का होता है, बट अगर आप उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से अगर आप उसको सेपरेट करोगे तो आपको आपका ब्लड सेपरेट होते मिलेगा, एंड आपको आपका प्लाज्मा भी सेपरेट मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो द कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मा इज क्लियर टू यू ऑल। सो सबसे पहला कंपोनेंट ब्लड का क्या होता है, प्लाज्मा, एंड हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लिया है। चलो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आफ्टर प्लाज्मा वी हैव आरबीसीज, वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीसीज इज नथिंग बट योर रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज क्या होता है आपका, रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। यस, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। एक ही काम होता है हीमोग्लोबिन का, एक ही काम होता है, एक ही काम करेगा वो, ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करेगा। इसको ऑक्सीजन मिला कहाँ से, इसको इंस्पायर किया अपना जो
हमने ऑक्सीजन को इंस्पायर किया, राइट, ब्रीथ किया हमने ऑक्सीजन को, तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू अपने लंग्स पे जाएगा, लंग्स पे वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा एल्वियोलस के अंदर, हाँ, और एल्वियोलस के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद ऑक्सीजन अपने ब्लड के अंदर जाएगा, समझ गया। ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन जाएगा तो वो किसके पास रहेगा, हीमोग्लोबिन के पास रहेगा, वो ऑक्सीजन किसके पास रहेगा, हीमोग्लोबिन के पास रहेगा। अब ये ब्लड अपने पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन को जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे देते रहेगा, ठीक है। मतलब अपने पूरे बॉडी को ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलेगा, एंड ऑक्सीजन मिलने के बाद सेल के लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो रेड ब्लड सेल्स टोटल ये कितना होता है, 45%। अपने टोटल ब्लड में 45% आपको रेड ब्लड सेल्स दिखाई देता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है एंड रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो 45% होता है, तो अपना ब्लड का कलर येलो क्यों नहीं होता? तुम्हारे माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, आई नो वेरी वेल। कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो 55 मतलब इसका रेशो ज़्यादा है, ये 45 ये तो कम रेशो का है, तो ये येलो कलर का ब्लड दिखना चाहिए ना, ये ब्लड तो अपना रेड कलर में क्या होता है? अरे बिकॉज द रेड कलर हैज अ हायर वेवलेंथ और द लाइक डार्कनेस जो बोलते हैं ना, सो वो रेड कलर ज्यादा रहेगा एंड येलो कलर को कॉम्प्रेस कर देगा, ठीक है। येलो कलर के शेड को कॉम्प्रेस कर देगा और ये उसको ओवरटेक कर देगा, ठीक है। एग्जैक्टली अपना ब्लड डार्क रेड में होता है और वो इस प्लाज्मा को कॉम्प्रेस कर देगा और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा ना तो आपको रेड कलर में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए अपना ब्लड जो होता है वो रेड कलर में ही होता है। सो आरबीसीज मतलब अपने रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स ऐसे भी बोल सकते हैं। सो द रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। रिमेंबर, इसका सेकंड नेम है एरिथ्रोसाइट्स, मींस रेड ब्लड सेल्स। कुछ लोग एमसीक्यू में आ सकता है, आरबीसीज आर आल्सो कॉल्ड एज डैश एरिथ्रोसाइट्स। इट इज हैविंग अ बाय कनकेव शेप। सो इफ यू सी, आपको ऐसे कुछ शेप में वो मिलेगा, ठीक है। सो ऐसे कुछ शेप में मिलेगा। सो दिस इज बाय कनकेव शेप, राइट। हियर देयर इज नो न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता नहीं है, देयर इज नो न्यूक्लियस एंड दिस इज एक्चुअली द हीमोग्लोबिन। इसको हम क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन सेल्स, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर RBC, red blood cells, which helps in transportation of oxygen. So you can see this image, right? So this is exactly a microscopic image. ये actually थोड़ा animated image है of the red blood cells. But if you see this is actually the RBCs which are seen under the microscope. If you take a blood sample and if you keep that blood sample under the microscope, so exactly your red blood cells look in this way, right? So I hope so you can see the red blood cells, and this is just an animated video, or we can say this is just a image to make the concept look more easy. Actual में this is a real red blood cells. Okay, now we come to the next point, that is platelets. Basically blood has 4 components, right? Plasma, RBCs, platelets and WBCs. So now we will discuss about the platelets. So what is platelets? These helps in blood clotting. Yes, so platelets play a very important role in blood clotting. And how much they are? Less than 1%. कितना होते हैं प्लेटलेट्स अपने ब्लड के अंदर? 1% से भी कम होते हैं प्लेटलेट्स। हाँ, बहुत कम होते हैं प्लेटलेट्स, मतलब अपने टोटल ब्लड के प्रोपोर्शन में से 1%, लाइक इट इज लेस देन 1%. Okay, so and these help in what? These help in basically blood clotting. So for example, अगर आपको कोई कट लग गया तो स्टार्टिंग में इनिशियली ब्लीडिंग होता है, बट आफ्टर सम टाइम the bleeding stops because of blood clotting process. So blood clotting process होने की वजह से जहाँ पे कट हुआ है उस रीजन में आपके प्लेटलेट्स क्या कर देते, क्लॉट बना देते और उस ब्लड को आगे फ्लो होने से स्टॉप करते हैं, जिसके थ्रू आपका ब्लड लॉस नहीं होगा। बिकॉज ब्लड अगर लॉस होते रहेगा तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा एंड आपकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ब्लड शुड बी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ब्लड अगर नहीं रहेगा तो लाइफ प्रोसेस स्टॉप हो सकता है, ठीक है। अब सो ब्लड रहना चाहिए। इसके लिए अगर कोई इंजरी हो गया, अगर कोई वुंड्स आ गए तो उसको क्लॉट भी करना पड़ेगा। सो ब्लड को क्लॉट करने का काम किसका रहेगा? प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट लेस देन 1%. सो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे आरबीसी का और एक नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट। वैसे प्लेटलेट्स का और एक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। सो अपने दो बोन के बीच में जो डिस्टेंस गैप होता है या जहाँ पे का जो गैप होता है वहाँ पे एग्जैक्टली अपने प्लेटलेट्स बनते हैं। इट हेल्प्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। अगर किसी को कोई वुंड लग गया, किसी को कोई कट लग गया, ठीक है, तो वहाँ किसी को कोई इंजरी हो गया तो वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आफ्टर सम टाइम द ब्लीडिंग स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग प्रोसेस। एंड हु इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग प्रोसेस? अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग प्रोसेस इज प्लेड बाय द प्लेटलेट्स
and which is a component of our blood. ठीक है, we go to the next slide. And the fourth component of the blood is WBCs, white blood cells. Now what is white blood cells? These cells fight against harmful bacteria, viruses and germs. Yes, ये बेसिकली इम्यूनिटी देने का काम करेगा. व्हाइट ब्लड सेल्स भी कितना होता है, लेस देन 1%. हाँ, अपने टोटल ब्लड में लेस देन 1% में ही व्हाइट ब्लड सेल्स भी होता है. ठीक है, बट व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया अगर अपने बॉडी के अंदर आ गया तो उसको खत्म करना पड़ेगा. उसको अगर खत्म नहीं किया तो अपने एंटीबॉडीज को मारना स्टार्ट करेगा और हमें वो इन्फेक्शन हो जाएगा. तो जब बाहर से कोई एंटीजन अपने बॉडी के अंदर आएगा तो अपने पास ऑलरेडी रेडी रहते अपने व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स उस जर्म को, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को खत्म करने में हेल्प करेगा, डिफीट करने में हेल्प करेगा एंड अपने बॉडी के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, सो दैट वी विल नॉट गेट इन्फेक्टेड बाय एनी ऑफ द डिजीजेस. So these cells fight against harmful bacteria, viruses and germs. So if you see white blood cell, they are less than 1%. They are also called as leukocytes. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा. RBCs को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स. ठीक है, ल्यूकोसाइट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, फैगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट. फैगोसाइट बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बाहर के एंटीजन को ऐसे ग्रैब करेगा और उसको खत्म करने का काम करेगा. वैसे लिम्फोसाइट का भी ऑलमोस्ट वही रोल है. ठीक है, चलो, सो आई होप सो द कंसेप्ट इज क्लियर. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द ब्लड. ब्लड के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? प्लेटलेट्स, RBCs, WBCs. ठीक है, प्लेटलेट्स, RBCs, WBCs एंड अपना और क्या रह गया था, प्लाज्मा. सो प्लाज्मा सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन होता है, प्लाज्मा 55% में प्लाज्मा होता है. ठीक है, सो दिस वेर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड इस चारों कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. ठीक है, ऑल्सो टेक डाउन द नोट्स एंड राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच कैन हेल्प यू इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, सो आई होप सो सबने ये नोट डाउन किया रहेगा, बिकॉज ये आपके MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द हार्ट. अभी अपना मेन पिक्चर का हीरो आ चुका है. सो आज का अपना जो पिक्चर का हीरो है वो है अपना हार्ट. ठीक है, हार्ट मतलब अपना ये वाला हार्ट नहीं. ठीक है, ये वाला हार्ट नहीं. ठीक है, चलो, सो द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स. यस, अभी हमने सब डिस्कस किया. ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल है. ब्लड के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन क्या काम करता है सब डिस्कस किया. अरे बट एग्जैक्टली कैसे होगा, एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसको वो फोर्स देगा कौन, वो मूव कैसे करेगा, क्या एग्जैक्टली होगा, क्या पूरा रोल प्ले करेगा अपना हार्ट. हार्ट बेसिकली ब्लड को पंप करने का रोल करेगा. सो व्हेन द ब्लड इज बीन पंप्ड, द ब्लड इज गोइंग टू सर्कुलेट एंड द ब्लड इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट इन द कंप्लीट बॉडी. ठीक है, अभी ब्लड जब पंप करेगा ना, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें आएगा, आर्टरीज एंड वेन्स. ठीक है, अभी हार्ट के पास बेसिकली 2 कैपिलरीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज एंड वेन्स. इसके ऊपर थोड़ा अपन ब्रीफ कर लेंगे. ठीक है, इसको भी आप नोट करके रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देयर आर 2 थिंग्स कॉल्ड एज आर्टरीज एंड और एक चीज होता है वेन्स. पहले हम आर्टरीज के ऊपर डिस्कस करते हैं. ठीक है, आर्टरीज बेसिकली क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर ना 2 ब्लड कैपिलरीज होते हैं. ठीक है, ब्लड वेसल्स बोलो या ब्लड वेसल्स बोलेंगे, दैट विल बी राइट. सो अपने बॉडी के अंदर बेसिकली 2 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है आर्टरीज और एक होता है वेन्स. ठीक है, आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो आर्टरीज जो होते हैं बेसिकली, आर्टरीज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Arteries carry the oxygenated blood. Now what do you mean by oxygenated blood? Oxygenated blood का मतलब होता है blood which is rich in oxygen. Blood which is rich in oxygen. So blood के अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट आर्टरीज में एक एक्सेप्शन है. आर्टरीज के अंदर एक एक्सेप्शन है, ये वाला कलर नको. आर्टरीज के अंदर एक एक्सेप्शन है. आर्टरीज के अंदर क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, एक आर्टरी छोड़ के बाकी सब आर्टरी ये रूल फॉलो करते हैं. ठीक है, देयर इज अ आर्टरी कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी. एक आर्टरी है, उस आर्टरी का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी छोड़ के सब ये वाला रूल को अप्लाई करते हैं. पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ना, वो सिर्फ इसका उल्टा काम करेगा. इट इज गोइंग टू कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने हार्ट से लेके लंग्स तक कैरी करेगा. ठीक है, अभी मेरे पास जगह नहीं है बट आप लोग लिख लो, पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, डी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या रहेगा? फिर CO2 रहेगा। उसके अंदर क्या रहेगा? CO2 रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ऐसे ब्लड को हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। सो अगेन एक बार रिवाइज करते हैं, हम डिस्कस करें आर्टरीज बेसिकली क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा रहेगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब एक केस ऐसा है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा अपने हार्ट से लेकर लंग्स तक। ठीक है, चलो। सो ये था अपने आर्टरीज के बारे में। वैसे हम अपने वेन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द वेन्स। सो वेन्स जो होता है ना वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऐसा ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब द ब्लड विच इज रिच इन CO2, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन। अगर ऐसा ब्लड रहेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कैरी कौन करेगा? वेन्स। बट इसमें भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। वहां पे अपने पास और एक वेन होता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं उसको? पल्मोनरी वेन। एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन करके। पल्मोनरी वेन जो होता है ना वो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके पल्मोनरी वेन क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। पल्मोनरी वेन उल्टा काम करेगा। एक्सेप्शन है ना, ये एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और बेसिकली वेन्स क्या करते हैं? वेन्स क्या कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। बट ये ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। कहां से लेके कहां तक? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। सो लंग्स से लेके हार्ट तक, लंग्स से लेके हार्ट तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो लेके कौन आएगा? पल्मोनरी वेन। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, इसका छोड़ दो, हार्ट में थोड़ा अलग काम होता है। बट बाकी नॉर्मली पूरे बॉडी में आर्टरीज बोलने के बाद क्या कैरी करते वो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा। ठीक है, बट उसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी छोड़ के। वेन्स दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है दे आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे हैव लेस O2। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक वेन छोड़ के सब पूरे बॉडी के अंदर जितने भी वेन्स हैं सब ये फॉलो करते हैं। कौन है वो वेन? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ पे होता है? मतलब अपने हार्ट से लेके अपने लंग से लेके हार्ट तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है वो होता है अपना पल्मोनरी वेन। ठीक है, सो ये लिख लो अच्छे से बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट इट डाउन, दिस विल हेल्प यू लॉट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ह्यूमन हार्ट। तो ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो। सो आई होप सो एवरीबडी हैज रिटन दिस। सो यहाँ पे पूरा रोल प्ले कौन करेगा? हार्ट। सो हार्ट इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन हार्ट। सो हाउ द हार्ट वर्क्स, व्हाट इज बेसिकली हार्ट, हाउ द ब्लड कम्स इन, हाउ द ब्लड गोज आउट, कैसे एग्जैक्टली होता है, पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। अभी से लेके एक 10 मिनट्स, एवरीबडी अभी से लेके एक 10 मिनट्स का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ड मैं जो बोलूंगा ना उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, नहीं तो इसको नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। चलो, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या होता है बेसिकली? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 साइड्स। आप देख सकते हो ये एक साइड रहेगा और ये एक साइड रहेगा। ठीक है, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। सो हार्ट के 2 साइड्स होते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड। ओके, क्लियर? राइट। इट हैज 4 चेंबर्स। इसके पास कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स। देखो दिखाता हूं मैं आपको। ये पहला चेंबर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ऐसे अपने पास 4 चेंबर्स होते हैं अपने हार्ट के अंदर। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लाइक दिस वी हैव द 4 चेंबर्स इन हार्ट। समझ में आया व्हाट इज हार्ट? सो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। Heart is a muscular organ which is made up of smooth muscles. Right, it has 2 sides, right, left. It has 4 chambers named right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Clear? समझ में आया सबको? सो ये होता है अपना बेसिकली हार्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हार्ट कैसे वर्क करेगा बेसिकली, हाउ द हार्ट इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, अभी यहाँ पे हम हार्ट का
एक्सप्लेनेशन पढ़ते पढ़ते आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। ठीक है, मैं आपको हार्ट जब एक्सप्लेन करूंगा ना, साइमल्टेनियसली मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी बना के दूंगा। ये फ्लो चार्ट आपको कंसेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर करने में हेल्प करेगा। सो विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हार्ट, बट साइमल्टेनियसली मुझे एक फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक फ्लो चार्ट से आपका कंसेप्ट और क्रिस्टल क्लियर होगा रे। एंड आप लोग भी इस फ्लो चार्ट को अच्छे से ड्रॉ कर लो। ठीक है, आप लोग भी इस फ्लो चार्ट को अच्छे से ड्रॉ कर लो, कहीं तो चिपका दो कहीं तो। ठीक है, सो दैट आप इस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ओके, सो हाउ द हार्ट वर्क्स। सबसे पहले आपको दो चीजें समझना है, दैट इज सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। कहानी की शुरुआत यहां से होती है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर का मतलब होता है अपर सुपीरियर, ये वर्ड का मतलब होता है अपर, मतलब अपर बॉडी पार्ट। इंफीरियर का मतलब होता है लोअर, मतलब लोअर बॉडी पार्ट। सो अपने अपर बॉडी पार्ट से ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आएगा, लोअर बॉडी पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आएगा। बेसिकली हार्ट क्या करता है ना, हार्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेगा और पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। हार्ट का मेन फंक्शन यही होता है। हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज गोइंग टू टेक द डी oxygenated blood, means the blood which is impure, it is going to convert it into the oxygenated blood which is pure, and then it is going to send again to the body parts। ठीक है, समझ में आ गया। बेसिकली हार्ट क्या करेगा, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, हार्ट। ठीक है, अगर आप एक हार्ट की बात करोगे तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करना है हमें इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन। इसको हम बोल सकते हैं इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर क्यों बोलेंगे रे इसको, बिकॉज इसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अपन बोलेंगे प्योर। इसको प्योर क्यों बोलेंगे, बिकॉज इसके अंदर होता है ऑक्सीजन। ठीक है, सो हार्ट ये कैसे कर लेता है, मतलब इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कैसे कन्वर्ट करेगा, बिकॉज उसका एक फ्रेंड है, पता है क्या, हार्ट का एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड उसको हेल्प करेगा। हार्ट का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, हार्ट का फ्रेंड होता है लंग्स। ठीक है, हार्ट का फ्रेंड कौन है, लंग। अभी लंग के अंदर होता है ब्रोंकियोल्स के एकदम एंड पार्ट में होता है एल्वियोलस के एकदम नीचे होते हैं ब्लड कैपिलरीज, वो उसके हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, हार्ट अकेला नहीं करेगा ये काम को, हार्ट एक्चुअली लंग्स का हेल्प लेगा। मतलब हार्ट का फ्रेंड कौन, उसका लंग का हेल्प लेगा और ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। चलो, सो अपन इसको डिस्कस कर लेते। हाँ, सबसे पहले क्या होगा अपना, ये वाला पार्ट है ना, लेफ्ट राइट पार्ट में कौन सा ब्लड आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और लेफ्ट पार्ट में क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। पहला ये कंसेप्ट समझ लो। अगेन राइट पार्ट में कौन सा ब्लड रहेगा, डी ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट पार्ट में कौन रहेगा, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, हाँ, अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सो अपने पूरे बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट होगा ना, या ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, उसके अंदर का ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है। ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद ब्लड के अंदर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट बोल के कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इंप्योर हो गया। सो ऊपर बॉडी पार्ट से, पूरे ऊपर के बॉडी पार्ट से जो इंप्योर ब्लड रहेगा वो आएगा सुपीरियर वेना केवा से, और लोअर बॉडी पार्ट से जो इंप्योर ब्लड रहेगा, मतलब जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, वो आएगा इंफीरियर वेना केवा से। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा से एंड इंफीरियर वेना केवा से। बेसिकली अभी इंप्योर ब्लड अपना कहां पे है, अपना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां पे, राइट एट्रियम के अंदर है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइमल्टेनियसली, हम लोग यहाँ पे लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, ठीक है, फ्रॉम ये सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से आ जाएगा अपना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ये कहां पे जाएगा, अपना हार्ट के अंदर कहां पे जाएगा, इन द राइट एट्रियम। ठीक है, कहां पे जाएगा ये, अपने राइट एट्रियम में जाएगा। इट इज गोइंग टू गो इन द राइट एट्रियम। हाँ, राइट एट्रियम के बाद कहां पे जाएगा वो, राइट एट्रियम के बाद क्या होगा, एंड अभी राइट एट्रियम से फिर वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कैसे क्या जाएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, आप सबको पता है अपना हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स।
रिलैक्स। ये मूवमेंट की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से अभी यहाँ पे जो ब्लड है, जब अपना हार्ट रिलैक्स होगा ना, तो यहाँ का ब्लड यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, सो राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो अभी अपना ब्लड कहाँ पे फ्लो होगा? फ्रॉम राइट एट्रियम आफ्टर रिलैक्सेशन। अपना हार्ट जब रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने के बाद अपना ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? राइट एट्रियम से कहाँ पे आएगा? यहाँ पे अपना एट्रियम था, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। ओके, चलो, सो राइट वेंट्रिकल के बाद क्या है? स्टोरी। ठीक है, यहां तक आपको स्टोरी समझ में आया। सो अभी अपना इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हाँ, अगेन अपना हार्ट क्या करेगा फिर? अभी एक बार जब वो रिलैक्स हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या होगा? कॉम्प्रेस होगा। ठीक है, मतलब अपना हार्ट एक बार कॉम्प्रेस होगा, रिलैक्स होगा, कॉम्प्रेस होगा, रिलैक्स होगा। अब जब अपना हार्ट ऐसे फिर से कॉम्प्रेस होगा, अभी तो रिलैक्स हुआ था, रिलैक्स होने की वजह से ब्लड, इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आ गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में अपना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब अपना हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ का ब्लड है ना, यहाँ से पंप होगा ऐसे। ठीक है, सो अपना ब्लड क्या है? राइट वेंट्रिकल से ऐसे पंप होते हुए डायरेक्टली यहां पे जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के पास। ठीक है, कहां से जाएगा? राइट वेंट्रिकल से कॉम्प्रेशन होने के बाद राइट वेंट्रिकल से अपना ब्लड कहां पे जाएगा? टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा? नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरी। याद है हमने एक्सेप्शन लिखा था आर्टरी बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, बट अपने पास एक आर्टरी ऐसा है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। सो ये एक ऐसा आर्टरी है जो क्या कैरी करेगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि क्या कैरी करेगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है, चलो, अब यहां से कहां पे जाएगा ब्लड? इधर से किधर जा रहा है ब्लड? उस हार्ट के फ्रेंड के पास। इधर से ब्लड किधर जा रहा है? हार्ट के फ्रेंड के पास। अभी हार्ट का फ्रेंड कौन? लंग्स। यस, यू गेस्ड इट राइट। सो यहां से अभी ब्लड कहां पे जाएगा? यहां से ब्लड, आई कंटिन्यू द चार्ट हियर। अब यहां से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, एंड लंग्स के अंदर क्या होगा? वो तो आपको पता ही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स के अंदर क्या होगा रे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियलस क्या करेगा? ऑक्सीजन को भर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपना निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? अपना निकल जाएगा। मतलब अपना इम्प्योर ब्लड क्या हो गया? प्योर हो गया। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद अपना ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो नाउ द ब्लड इज फिल्ड विथ large proportion of oxygen, so the blood is oxygenated। इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हाँ, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आएगा। कैसे आएगा? बाय यूजिंग, अभी जैसे पल्मोनरी आर्टरी से गया वैसे पल्मोनरी वेन से रिटर्न आएगा। ठीक है, सो आते वक्त कैसे आएगा? पल्मोनरी वेन से फिर से रिटर्न आएगा। लंग्स में से जब ब्लड आएगा तो पल्मोनरी वेन से आएगा। अब पल्मोनरी वेन बेसिकली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है, हाँ, पल्मोनरी वेन कहां पे लेके आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कहां पे लेके आएगा? इनटू लेफ्ट एट्रियम। कहां पे लेके आएगा? इनटू लेफ्ट एट्रियम में अपने ब्लड को लेके आएगा। लेफ्ट एट्रियम से आने के बाद वो फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से कहां पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम से आने के बाद इट इज गोइंग टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी एट्रियम से वेंट्रिकल में कैसे गया? हार्ट के दो मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो जब वो रिलैक्स होगा तो यहां का लेफ्ट एट्रियम का ब्लड अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। हाँ, और जब नेक्स्ट टाइम कॉम्प्रेस होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्टली एओर्टा से अपने बॉडी पार्ट्स से जाएगा। ठीक है, एओर्टा अगेन दो हिस्सों में जा रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक एओर्टा नीचे की तरफ। सो ये जो एओर्टा से ऊपर जा रहा है इट विल गो टू द अपर बॉडी पार्ट्स, एंड ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से जा रहा है ये दिस विल गो टू द लोअर बॉडी पार्ट्स। सो ब्लड आते वक्त कैसा था? डी ऑक्सीजनेटेड। अभी जाते वक्त कैसा था? ऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट को हेल्प किसने किया? उसके फ्रेंड लंग्स ने। ठीक है, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से अभी अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स को जाएगा बाय यूजिंग एओर्टा। ठीक है, एओर्टा से कौन से ब्लड जाएगा भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, टू बॉडी पार्ट्स। इट इज गोइंग टू गो टू द बॉडी पार्ट्स।
ठीक है। हाँ, सो जब ब्लड आया वो कैसा था, ब्लड जब आया तो इट वाज डीऑक्सीजनेटेड, एंड जब ब्लड गया हार्ट से, जब ब्लड बाहर गया तो इट बिकेम ऑक्सीजनेटेड। सो इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट हुआ, और ये एओर्टा क्या करेगा, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करेगा। हाँ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो होगा, पूरे बॉडी में फ्लो होते होते वहां के सेल्स, अपने पूरे बॉडी के सेल्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, धीरे 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 कंज्यूम करते करते वही ब्लड क्या हो जाएगा, इंप्योर हो जाएगा, बिकॉज उसी ब्लड के अंदर आ जाएगा अपना मेटाबॉलिक वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अंदर जब मेटाबॉलिक वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा तो देन दैट ब्लड विल बी अगेन कमिंग टू द हार्ट बाय सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, एंड ये प्रोसेस ऐसे चलते रहेगा। ब्लड प्योर से इम्प्योर बनेगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर इम्प्योर ब्लड प्योर बनेगा, फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में घूमने के बाद वो इम्प्योर बन जाएगा, फिर वो हार्ट की तरफ आएगा, हार्ट उसको फिर से प्योर करेगा, फिर अपने पूरे बॉडी पार्ट्स तक भेजेगा। ये चलते रहेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस, ये ट्रांसपोर्टेशन का साइकिल चलते रहेगा, और इस प्रोसेस के थ्रू अपने पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलने की वजह से अपने पूरे बॉडी के सेल्स के ऊपर रेस्पिरेशन हो पाता है, बहुत सारे फंक्शंस हो पाते हैं, और हम लोग जिंदा है, नहीं तो अपन खत्म। ठीक है, समझ में सबको? सो आई होप सो ये चार्ट सबने ड्रॉ करके लिया रहेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। आई वांट एवरीबडी टू ड्रॉ दिस चार्ट इन योर नोटबुक। अच्छे से ड्रॉ करके रखो, इसको अच्छे से इसे बॉक्स वगैरह में डाल के रखो, एंड साथ साथ ये हार्ट का भी डायग्राम अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड आएगा, ऐसे जाएगा, किधर जाएगा, उसके दोस्त, लंग का दोस्त कौन, हार्ट का दोस्त कौन, लंग्स। यहाँ से आएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट यहाँ से आएगा, हार्ट का फ्रेंड लंग्स के पास जाएगा, लंग्स उसको इम्प्योर को प्योर कर देगा और भेज देगा, पल्मोनरी वेन उसको लेके आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, यहाँ से पंप होते हुए एओर्टा से फिर से बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। आते वक्त इम्प्योर था, जाते वक्त प्योर हो गया, आते वक्त डी ऑक्सीजनेटेड था, जाते वक्त ऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ हार्ट वर्क्स। सी इसको एक बार यहाँ के पॉइंट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल विल रिवाइज द पॉइंट्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम में आएगा, विच देन पम्प्ड टू योर लंग्स। कहां पे जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स क्या करेगा, उस इम्प्योर ब्लड को प्योर करेगा, बिकॉज एग्जैक्टली लंग्स में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज, सो राइट वेंट्रिकल के थ्रू आएगा। ठीक है, वेयर इट ड्रॉप्स कार्बन, मतलब एग्जैक्टली वो जाएगा राइट वेंट्रिकल के थ्रू जाएगा वो। ठीक है, थ्रू आर्टरीज, वेयर इट ड्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। सो लंग्स के अंदर बेसिकली ये होता है, इसको अपन बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट एट्रियम। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इधर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल और वहां से एओर्टा की तरफ जाएगा थ्रू वेन्स। ठीक है, सिर्फ हार्ट में थोड़ा एक्सेप्शन है, हार्ट में वेन्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और हार्ट में आर्टरीज क्या करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। मतलब उल्टा काम सिर्फ हार्ट के अंदर होगा। ठीक है, इसको याद रखना, एक्सेप्शन है। विच देन पम्प्ड टू द बॉडी पार्ट्स बाय लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एओर्टा। ऐसे ब्लड आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा। ठीक है, पहले इधर रुकेगा, इधर रुकने के बाद फिर जब अपना हार्ट रिलैक्स होगा तो ब्लड यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली ब्लड कहाँ पे जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली अपने लंग्स की तरफ जाएगा। फिर लंग्स में क्या होगा, CO2 चला जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे जब अपना हार्ट इसको कॉम्प्रेस करेगा, या हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्शन करेगा फ्रॉम हियर, देन इट इज गोइंग टू गो टू द कंप्लीट बॉडी पार्ट्स। सो इन दिस वे द हार्ट वर्क्स। So this question is many times asked in your board exam. So it is expected that the students will draw a complete and a neat diagram based on the human heart. चलो, now we come to the next point called as double circulation. अभी हम जब basically double circulation takes place in heart. How the double circulation takes place? See, basically what happens? अभी ये जो blue color में है, दैट इज योर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये रेड कलर में जो है दैट इज योर रेड कलर में जो है दैट इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ब्लू कलर में जो है दैट इज योर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, आपका जब बॉडी के सेल्स ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं तो उसके अंदर आ जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनसाइड द हार्ट।
हार्ट के अंदर आएगा, अभी हमने पढ़ा था हार्ट के अंदर आने के बाद यहाँ से कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली इट इज गोइंग टू गो टू द लंग्स। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ से डायरेक्टली लंग्स में जाएगा। अभी लंग्स में क्या रहेगा, एल्वियलस, एल्वियलस क्या करेगा, गैशियस एक्सचेंज करेगा। सो देखो यहाँ पे धीरे धीरे ब्लू कलर जो था, मतलब जो अपना डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सॉरी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गया और ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। सो ऑक्सीजन आने की वजह से अपन उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन गोइंग टू कम बैक टू द हार्ट। सो हार्ट फिर क्या करेगा, फिर उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में फिर से पंप करेगा एंड फिर हम उसको यूटिलाइज करेंगे, अपना बॉडीज को यूटिलाइज करेगा। अपना बॉडी जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज उसके अंदर फिर आ जाएगा CO2। अगेन द CO2 इज गोइंग टू गो बैक टू द हार्ट, यहाँ से फिर लंग्स में जाएगा, CO2 एलिमिनेट होगा, फिर ऑक्सीजन आएगा हार्ट में आएगा, फिर हार्ट उसको फिर से पंप करेगा, अपना बॉडी इसको यूज करेगा, अपना बॉडी यूज करेगा। जब अपना बॉडी ऑक्सीजन को यूज करेगा तो वो ब्लड के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से केमिकल वेस्ट आ जाएगा, यहाँ से फिर जाएगा, फिर मतलब दिस साइकिल इज कंटिन्यूस, ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, अपना ब्लड जो है ना एक बार हार्ट के अंदर आया, हार्ट के अंदर आने के बाद लंग्स के अंदर गया, लंग्स से फिर से हार्ट के अंदर आया। सो यहाँ पे सर्कुलेशन कितनी बार हुआ, ये हुआ उसका पहला सर्कुलेशन, ये था फर्स्ट सर्कुलेशन। देन अगेन द सेम ब्लड इज गोइंग टू कम बैक टू द हार्ट एंड देन इट्स गोइंग टू गो बैक। सो दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अगेन और एक बार, बॉडी से अपना इम्प्योर ब्लड हार्ट के अंदर आ गया, पहली बार हार्ट के अंदर आया, फिर हार्ट से लंग्स की तरफ गया, फिर लंग से फिर से हार्ट की तरफ आया, मतलब ये एक सर्कुलेशन और ये एक सर्कुलेशन। सो ऐसे दो बार सर्कुलेशन हो रहा है, सो वी कॉल्ड इट एज डबल सर्कुलेशन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। इन योर बोर्ड एग्जाम मेनी ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। हाँ, सो डबल सर्कुलेशन बेसिकली परफॉर्म होता है बिकॉज ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर दो चीजें आती है जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। सो हार्ट से लेके, अपने हार्ट से लेके यहाँ पे अपने हार्ट से लेके बॉडी की तरफ जो ब्लड जाएगा वो कौन सा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शन हार्ट में हमने देखा था, पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करेगा, वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। सो आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक, ये थोड़ा थिक होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल विच वन सेल थिक आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। हाँ, आर्टरीज के और सब डिविजन्स होते हैं, जैसे समझो ये अगर आर्टरी है तो इसके से और सब डिविजन्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं कैपिलरीज, जो भी ब्लड को कैरी करते हैं, मतलब छोटे छोटे आर्टरीज, मतलब आर्टरीज का और छोटा आर्टरी, उसको अपन कैपिलरीज बोलेंगे, ठीक है। वेन्स कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर क्या रहेगा, CO2 ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। Veins carry the deoxygenated blood from body parts to heart exception है pulmonary vein छोड़ के, they are thin and less elastic। हाँ, ये तो थोड़ा थिक और इलास्टिक होते हैं, बट वेन्स थोड़ा थिन और इलास्टिक होते हैं, ठीक है। उसका बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ओके। सो आई होप सो नाउ यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। हार्ट के अंदर ब्लड फर्स्ट टाइम आया, लंग्स की तरफ गया, फिर सेकेंड टाइम आया। सो टू टाइम्स द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स to heart, from heart to lungs, from lungs to again back to the heart. So here the circulation takes place twice, so this concept is called as double circulation, okay। चलो, now we come to the lymph एक पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए lymph के बारे में। दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। lymph भी अपने बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड होता है। क्या है मैं बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो। lymph is also a transporter fluid. The pores present in the walls of capillaries, ठीक है। अपने कैपिलरीज जो था ना, कैपिलरीज अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। कैपिलरीज, व्हाट इज कैपिलरीज, ये होता है अपना आर्टरी का और सब डिवीजन, मतलब आर्टरी जैसे, आर्टरी तो ज्यादा ब्लड कैरी करेगा बट अपना कैपिलरीज थोड़ा कम ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। सो इसको अपन बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। ये होता है अपना कैपिलरीज, मतलब छोटा आर्टरी को बोलने का कैपिलरीज। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म लिम्फ। अभी क्या होता है ना, ये जो कैपिलरीज होता है ना, कैपिलरीज में ना थोड़े पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब खड्डे होते हैं, ठीक है। सो कैपिलरीज में ना यहाँ पे ऐसे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स के अंदर से कौन आएगा, ब्लड के अंदर कौन होता है, कैपिलरीज के अंदर कौन होता है, ब्लड होता है। और ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आप सबको पता है, ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ऑल। सो यहाँ से थोड़ा प्लाज्मा और यहाँ से थोड़ा प्रोटीन अपने कैपिलरीज के पोर्स में से एस्केप हो जाएंगे।
कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स में से एस्केप हो जाएंगे, ठीक है। एस्केप होने के वजह से मतलब वहां पे इंटरसेल्यूलर स्पेस, वहां पे ना थोड़ा इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, मतलब ऐसे सेल्स है ना, ऐसे सेल्स, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये सेल्स के बीच का स्पेस होता है ना, ये सेल्स के बीच के स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब ये प्लाज्मा एंड प्रोटीन, अब ये प्लाज्मा एंड प्रोटीन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, प्लाज्मा एंड प्रोटीन ये स्पेस में आएगा, प्लाज्मा प्रोटीन ये स्पेस पे आएगा, और ये स्पेस पे प्लाज्मा प्रोटीन आने की वजह से यहाँ पे एक लिम्फ, यहाँ पे एक थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप बन जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, लिम्फ, इसको अपन क्या बोलेंगे, लिम्फ। अभी समझ में आया लिम्फ कैसे आया? और एक बार आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, आर्टरीज का छोटा भाई, आर्टरीज जैसे छोटे जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, कैपिलरीज भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, बट अपने कैपिलरीज में ना पोर्स होते हैं, पोर्स खड्डे होते हैं, ठीक है। उस खड्डों में से कुछ ब्लड के कंपोनेंट्स निकल जाते हैं, चुपके से चोरी चुपके से कुछ ब्लड के कंपोनेंट्स निकल जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया। अब ये लोग चुपके क्या करते हैं ना, चुपके सेल्स के बीच का स्पेस को ढूंढ लेते हैं, जिसको अपन इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। सो ये समझो सेल है, ये सेल्स के बीच के स्पेस में जाके चुपचाप वहां पे बैठ जाते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए करके चुपचाप वहां पे बैठ जाते हैं, और वो बन जाएगा लिम्फ। वो क्या बन जाएगा, लिम्फ। नाउ आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड लिम्फ। अभी लिम्फ ये बनने से क्या फायदा है ना, लिम्फ बनने से अपने भी कुछ फायदा है, मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा है। सी इट इज कलरलेस, पहला तो इसका कोई कलर नहीं होता। लिम्फ एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट्स फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फैट एब्जॉर्ब होता है ना, तो उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, लिम्फ करता है। इसके लिए लिम्फ जो चुपके गया था वो भी फायदेमंद है। इट ड्रेन्स अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। हाँ, अगर समझो अब ये टिश्यू के बीच में तो होता है ना, मतलब सेल के बीच में होता है। सो अगर समझो सेल में या टिश्यूज में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हुआ, यहाँ पे अगर समझो बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे रहेगा लिम्फ। लिम्फ बोलेगा टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे चुपके बैठा हूँ, तो यहाँ पे समझो कोई मेटाबॉलिज्म के थ्रू कोई वेस्ट आ गया तो उसको मैं देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। सो जो भी अपना सेल या टिश्यू के मेटाबॉलिज्म का वेस्ट रहेगा ना, उसको भी मैनेज कर लेगा लिम्फ, ठीक है। समझ में आया क्या लिम्फ क्या होता है? चलो, आफ्टर लिम्फ नाउ वी कम टू ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। ये बहुत छोटा टॉपिक है, एक बस 5 मिनट में अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, जैसे ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन द सिमिलर वे द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लांट्स में इट इज अभी अपने अंदर तो हार्ट होता है, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, बट प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। जिसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे टिश्यूज है जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करेगा। बेसिकली जाइलम जो होता है ना, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, बस ध्यान दो तुम लोग। जाइलम जो होता है ना, जाइलम, हाँ ये जाइलम भाई जो है ना, जाइलम भाई। सो जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड मिनरल्स। सो रूट्स में से, ठीक है, ऊपर ऐसे ऊपर जो जाते हुए आपको मिलेगा ना, वो रहेगा जाइलम। सो जाइलम ऑलवेज फ्लो अपवर्ड्स। जाइलम के टिश्यूज जो होते हैं ना, वो अपवर्ड कैरी करने में हेल्प करते हैं। सो अपने सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे आपको सॉइल दिखता रहेगा। सो सॉइल में कुछ मिनरल्स होते हैं, वहाँ पे वाटर होता है, सॉइल में होता है अपना वाटर मॉलिक्यूल, मिनरल्स होते हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स को एकदम ऊपर तक लेके जाने का काम कौन करेगा? ये जाइलम टिश्यूज। अच्छा, ये ऊपर क्यों लेके जाना है, वाटर को ऊपर क्यों लेके जाना है? अरे भूल गए क्या, सनलाइट से कौन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। अरे भाई, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या लगेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के बिना कैसे होगा काम? सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो वाटर तो जमीन पे, लीफ के ऊपर कहां से वाटर आएगा? उड़ के तो नहीं आएगा ना। सो वाटर इज इन द सॉइल, तो सॉइल का वाटर ऊपर तक लेके जाएगा कौन? ये जाइलम टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जाइलम टिश्यूज ऐसे ऊपर तक वाटर को लेके जाएंगे, और ऊपर फिर फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? इधर ऊपर लीव्स पे होगा फोटोसिंथेसिस, और वहां पे एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया। अब वो एनर्जी को आगे लेके कौन आएगा? फिर नीचे, ये नहीं लेके आएगा जाइलम, फिर नीचे नहीं लेके आएगा, सिर्फ ये ऊपर लेके जाने का काम करेगा, नीचे लेके आने का काम नहीं करेगा। फिर उस केस में फ्लोएम हेल्प करेगा। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड। यहाँ पे जो फूड बनते हैं ना, फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे जो फूड बनते हैं, फिर उस फूड को नीचे भी लाना पड़ेगा ना, बाकी लोगों को भी देना पड़ेगा ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो सिर्फ यहाँ पे फूड बना और इसने यूटिलाइज किया, ये बेचारे रूट्स, इन्होंने क्या पाप किया रे, इन्होंने क्या पाप किया, इनको भी एनर्जी मिलना चाहिए ना। तो ऊपर जो फूड बन रहा है वो नीचे की तरफ भी आना चाहिए, तो ऊपर का फूड नीचे की तरफ लेके कौन आएगा? फ्लोएम, दिलदार फ्लोएम। शेयरिंग इज केयरिंग का कंसेप्ट ये फॉलो करता है, ये नहीं फॉलो करता, ये सिर्फ लेके जाता, ठीक है। ये क्या करेगा? लेके जाएगा भी कुछ कंपोनेंट्स और लेके आएगा भी। सो फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड डाउन फ्रॉम द लीफ। सो लीफ में फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को यहाँ से ऐसे पूरे प्लांट्स में
डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? अपना फ्लोएम। समझा क्या सबको? ठीक है। सो बेसिकली प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉज करते हुए दो लोग, दो टिश्यूज कॉज करते हैं, एक होता है जाइलेम और एक होता है फ्लोएम। जाइलेम ओनली कैरीज द वाटर एंड मिनरल्स at the to all the parts of the plants, and phloem carries the food down from the leaf. Okay, और एक स्लाइड है, हाँ, जाइलेम एंड फ्लोएम के बीच का डिफरेंशिएशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यू कैन सी जाइलेम क्या करेगा? वाटर और मिनरल्स को, देखो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ कोई एरो दिख रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ ऊपर की तरफ कैरी करेगा। वन वे ऑफ सैप, वन वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन। सो यहाँ पे ना इनके सेल वॉल जो होते हैं ना वो एकदम थिक होते हैं और ऊपर की तरफ ही लेके जाएंगे वाटर्स को। ठीक है, सेल हैविंग नो एंड वॉल्स बिटवीन देम। हाँ, यहाँ पे कोई एंड नहीं होगा, प्लांट जहां तक है वहां तक ये जाइलम के टिश्यूज रहेंगे, तो प्लांट के हर एक पार्ट तक वाटर जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपन जब पानी डालते हैं ना अपन रूट्स में डालते हैं, झाड़ के ऊपर नहीं डालते, झाड़ के ऊपर डालने में भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम। ठीक है, चलो फ्लोएम क्या करेगा? अभी एकदम लीफ के लेवल पे फोटोसिंथेसिस होगा, बिकॉज वहां पे तो क्लोरोफिल है, वहां पे ही अपना फोटोसिंथेसिस होगा, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो वहां पे फोटोसिंथेसिस होने के बाद वहां के फूड को और वाटर को भी कैरी करना पड़ेगा। सो फूड वाटर को फिर नीचे की तरफ कैरी कौन करेगा? अपना फ्लोएम। टू वे फ्लो ऑफ सैप, ये ऊपर की तरफ भी कुछ लेके जा सकता है और नीचे की तरफ भी कुछ लेके आ सकता है, लाइक ये भी वाटर को लेके जा सकता है, वाटर को लेके भी आ सकता है। ठीक है, थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। हाँ, यहाँ पे थिक सेल वॉल होता है और यहाँ पे थिन सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल वॉल्स एंड वॉल्स आर परफोरेशंस। अब इसके जो वॉल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कहीं ना कहीं वो एंड भी होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका जाइलम और ये होता है आपका फ्लोएम। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। मेनी टाइम्स द जाइलम एंड फ्लोएम, इसके ऊपर का डिफरेंशिएशन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। After this we come to an end. So finally I hope थोड़ा वीडियो लेंदी हुआ है, पता है मुझे भी थोड़ा वीडियो लेंदी हुआ है, बट जो पॉइंट्स मैंने बोला ना इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर कुछ समझ में नहीं आया ना उसको तो पीछे लो, रिवाइंड करो, फिर से सुनो। ठीक है, और अपना नोट्स बनाओ। नोट्स सिर्फ सुनते रहेगा ना कुछ फायदा नहीं है, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। आई होप सो सबने अपना नोट्स बना रहेगा। वो जो चार्ट मैंने बना के दिया ना आपको, ये जो चार्ट मैंने बना के दिया ना, इसको चिपका दो, चिपका दो, किधर तो ना चिपका दो, रोज उसको देखते जाओ, डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या होता है, हार्ट का डायग्राम बनाओ, 10 बार 15 बार बनाओ, एक पूरे पेज में स्केच पेन पेंसिल्स यूज करके अच्छे से डायग्राम बनाओ। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहो। और एक वीडियो इस चैप्टर के ऊपर आएगा, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सक्रीशन। वहां पे अपन किडनी के बारे में और नेफ्रॉन के बारे में बहुत डिटेल में ऐसे डिस्कस करेंगे। चलो देन, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।